आप सभी का स्वागत है। आज शुरू करते हैं हम कक्षा 7 की विज्ञान का 9वां अध्याय गति एवं समय। इस अध्याय में हम गति को किस प्रकार मापते हैं एवं समय को किस प्रकार मापते हैं यह जानेंगे। हम यह भी जानेंगे कि कोई वस्तु 1 घंटे में अगर 50 किलोमीटर चलती है तो उसका मतलब यह नहीं होता कि वह वस्तु प्रति क्षण 50 किलोमीटर ही चले। वह किसी क्षण 80 किलोमीटर भी जा सकती है। शुरुआत में तो वह 0 से स्टार्ट होती है, फिर गति पकड़ती है। कहीं ब्रेकर आ जाए तो उसमें वह मध्य भी होती है, वह उसकी औसत गति होती है, जिसे हम इस चैप्टर में सामान्यतः गति ही कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं गति एवं समय का अध्याय। कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आपको ये 3 प्रकार की गतियां याद हैं? देखो, 3 प्रकार की गतियां कौन कौन सी हैं आप कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको याद हो तो मैं बताता हूँ। सरल रेखा के अनुदिश कैसी है? सरल रेखा के अनुदिश जैसे रेलगाड़ी की गति, मार्च पास्ट करती हुई सैनिक की गति, जिसमें कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही हो, कोई वस्तु या व्यक्ति। वर्तुल गति, कोई वस्तु किसी वस्तु के चारों ओर चक्कर लगा रही हो, जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। ठीक है। आवर्ती गति, वह गति जिसमें वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपने गति को पुनः दोहराती है, जैसे सरल लोलक। सारणी 9.1 में गतियों के कुछ समान उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचानिए। गति का उदाहरण, गति का प्रकार। सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल आवर्ती। देखो क्या होता है, मार्च पास्ट करते सैनिक, क्या होगा? सरल रेखा के अनुदिश गति। सीधी सड़क पर चलती हुई बैलगाड़ी, क्या होगा? ये भी सरल रेखा के अनुदिश होगी। दौड़ते धावक के हाथों की गति, क्या होगी? आवर्ती गति होगी। चलती साइकिल के पैडल की गति, ये वर्तुल होगी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, ये भी वर्तुल होगी। झूले की गति आवर्ती गति, लोलक की गति ये भी आवर्ती गति। यह हमारा समान अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है जबकि कुछ अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। मंद अथवा तीव्र गति। हम जानते हैं कि कुछ वाहन अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं। यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाली 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद तथा तीव्र में बांटिए। आपने यह कैसे निश्चय किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी तीव्र गति कर रही है? यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं। क्रियाकलाप 9.1, चित्र 9.1 को देखिए।
इसमें किसी क्षण पर सड़क पर एक ही दिशा में गति करते कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। अब चित्र 9.2 देखिए। इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के प्रेक्षणों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन सा वाहन सबसे तीव्र गति कर रहा है? इसमें सबसे मंद गति कौन सा कर रहा है? देखो, ये है चित्र, पहले का चित्र, फिर थोड़े समय बाद का चित्र। देखो, इसमें जो नीली गाड़ी है या हरी गाड़ी है वो इन गाड़ियों में है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हरी गाड़ी बहुत आगे निकल गई। और सबसे तीव्र गति कौन सी गाड़ी कर रही होगी? ये हरी वाली गाड़ी। अब और देखो इसमें क्या है, देखो ये सफेद वाली गाड़ी, लगता है जिसमें अधिक चल रही हो, धीमी चल रही हो। कौन मंद अथवा तीव्र गति करता है? इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारी सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, आप अपने मित्र को विदा करने बस अड्डे जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के पेडल मारने लगते हैं। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफी कम होगी। क्या आप तब यह कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है? हम प्राय यह कहते हैं कि तीव्र चलने वाले वाहनों की चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसकी चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम होती है। जिससे क्या होता है, जैसे अगर दौड़ होती है कभी तो कितनी होती है, 100 मीटर या 500 मीटर होती है, तो सभी धावकों को एक साथ शुरुआत होती है, सभी धावकों की एक साथ जोड़ो। फिर जो धावक सबसे पहले फाइनल लाइन पर पहुंचता है तो उसकी गति तो सबसे तेज मानी जाती है, तो उसने सबसे तेज जोड़ा इसलिए वह सबसे पहले पहुंच गया। चाल, आप कदाचित चाल शब्द से परिचित हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया है अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई है। दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम दो बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु की चाल कहते हैं। जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिल्ले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल समान गति से चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्रायः हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस
1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। वास्तव में यहाँ परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही उपयोग करेंगे। अतः हम तय की गई कुल दूरी को लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे दिया गया कुल समय। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 6 में आपने दूरी मापन सीखा था, परंतु हम समय कैसे मापते हैं आइए पता लगाएं। आइए पहले इस नीले डिब्बे को पढ़ें। अपने दैनिक जीवन में हम पहले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुदिश गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुदिश वस्तु की नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। इसमें बताया गया है समान, असमान और एक समान गति। जैसे हम कार को स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में कार की स्पीड 0 से थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। अगर कहीं ब्रेकर मिल जाए तो धीमी होती है, फिर स्पीड पकड़ती है। जब रुकाते हैं तो फिर धीमी करते हैं। इसकी जो चाल कैसी हुई आसमान, तो हम इसकी चाल बताते हैं क्या, औसत चाल बताते हैं। ये 1 घंटे में उसने कितनी दूरी तय की, तो क्या हो गया चाल उतने घंटे को उतने किलोमीटर। जैसे 1 घंटे में मान लो हमने 50 किलोमीटर दूरी तय की तो हमारी चाल क्या हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक समान चाल जैसे कोई क्या हो सकता है, एक समान चाल को उदाहरण कोई भी मान लो। जैसे क्या हो सकता है कुछ की तो नहीं, हाँ जैसे सेकंड वाली सुई की नेप मान लो, घड़ी की सुई की नेप मतलब आखिरी छोर, तो लगभग एक समान गति से चाल कर घूमती है। या कोई भी तो उसकी औसत चाल भी वही होगी, उसकी वास्तविक चाल। समय की माप, यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि आप क्या समय हो गया है। क्या कभी आपको यह जानने की उत्सुकता हुई है कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे। हम एक माह के काल अंतराल को कैसे मापते हैं, हम एक वर्ष के काल अंतराल को कैसे मापते हैं। समय की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतराल की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतराल के मापन से ही होता है। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। इसी प्रकार एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप एक माह के रूप में की गई। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। प्रायः हमें एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने की आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने की सबसे समान युक्ति घड़ियां रही हैं। क्या आपको कभी यह जानने की उत्सुकता हुई कि घड़ियां समय कैसे मापती हैं।
घड़ियों की कार्यविधि काफी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण शायद लोलक है। देखो क्या होता है, हम पहले जमाने में समय को किस प्रकार मापा जाता था। जैसे अगर हम दिन को परिभाषित करते थे तो क्या एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच के समय को क्या कहा, एक दिन कहा। जैसे सुबह सूरज उग गया, दूसरे दिन सूरज उगा, लगभग एक दिन हो गया पूरा। इसी प्रकार एक माह को कैसे, एक अमावस्या या पूर्णिमा दूसरी अमावस्या या पूर्णिमा बीच के समय को क्या कहते थे, एक माह। हमारे हिंदी के महीने भी इसी प्रकार है, जो विक्रम संवत या शक संबंध होती है, जैसे चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवर, कार्तिक, अगन, पूस, माघ, फागुन। और फिर अगर हमें तो छोटे समय अंतरालों को मापना है, जैसे घंटे, सेकंड, उस समय में भी बहुत समय की छोटी छोटी इकाइयाँ थी, वो शायद हमें अभी ज्ञात ना हो। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। चित्र 9.4a में लोलक को अपनी मध्य स्थिति पर विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। जब लोलक का गोलक अपनी मध्य स्थिति ओ से आरंभ करके ए तक, फिर ए से बी एवं बी से वापस ओ पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक ने एक दोलन पूरा कर लिया है। लोलक तभी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति जैसे दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से वापस ए पर आ जाता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। तो क्या होता है, जो लोलक होता है उसमें क्या होता है, एक रस्सी को किसी सहारे के माध्यम से बांध दे, जैसे खूंटा से बांध दे, स्टैंड से बांध दो, और इसमें एक धातु या पत्थर के टुकड़े को बांध दो गोल गेंद किया करके, तो जो आकृति बनेगी, मतलब जो चीज बनेगी वो क्या कहते हैं, गोलक, लोलक कहते हैं ना। और इसे क्या कहते हैं, गोलक का, लोलक का गोलक। और इसको क्या कहते हैं, अगर एक स्थिति मध्य स्थिति ओ से इसे ए पर ले आए और फिर इसे छोड़ दें, ए पर ला के छोड़ दें, क्या होगा, फिर ओ पर आएगा, फिर बी पर जाएगा, फिर ओ पर आएगा, फिर ए पर, तो यह पूरा मतलब ए से बी पर जाएगा, फिर बी से ए पर आ जाएगा। तो यह क्या होगा, अपना एक दोलन पूरा कर लेगा। और जितना इसको एक दोलन पूरा करने में लगा समय, इसका क्या होगा, आवर्तकाल होगा। 1,09.2 लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र 9.4a में दर्शाए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कीजिए। लोलक के गोलक को अपनी मध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी मध्य स्थिति को एक चिन्ह द्वारा
अंकित कीजिए। ढोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होगी। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी उपयोग की जा सकती है। ढोलक को गति में लाने के लिए गोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक ओर ले जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हो तो इससे बंधी डोरी तनी हुई हो। आप गोलक को विस्थापित स्थिति से मुक्त कीजिए। ध्यान रखिए, गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगना चाहिए। जिस समय गोलक अपने मध्य स्थिति पर है उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए। मध्य स्थिति की बजाय आप उस स्थिति से भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर है। गोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए। सारणी 9.2 में अपने प्रेक्षण लिखिए। इसमें दिया गया प्रेक्षण केवल एक नमूना है। आपके प्रेक्षण इससे भिन्न हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को 3-4 बार दोहराइए और अपने प्रेक्षण सारणी में लिखिए। 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात ढोलक का आवर्तकाल प्राप्त कीजिए। क्या आपके ढोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है? ध्यान रखिए, आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके ढोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता। आजकल अधिकांश घड़ियों में एक या दो सेलों वाले विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। लेकिन इसके क्रियाकलाप में क्या हुआ? ढोलक के आवर्तकाल के बारे में बताएगा। और जो अब घड़ियाँ आती हैं डिजिटल घड़ियाँ, तो क्या होता है, सेल डरे होते हैं। तो पहले की घड़ियों से जो मैकेनिकल घड़ियाँ होती हैं उनमें चाबी भरी जाती थी या कुछ और किया जाता हुआ, उनसे बेहतर टाइम बताती है, मतलब सटीक टाइम बताती है। क्या कौन सी घड़ी कहते हैं? क्वार्ट। इन घड़ियों को क्वार्ट्ज घड़ी कहते हैं। समय तथा चाल की मात्रक। समय का मूल मात्रक सेकंड है। इसका प्रतीक एस है। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा है। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। चाल का तथा कथित मूल मात्रक क्या है? क्योंकि चाल दूरी बटा समय है अतः चाल का मूल मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे मीटर प्रति मिनट अथवा किलोमीटर प्रति घंटा में भी व्यक्त किया जा सकता है। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए हम 50 किमी लिखते हैं, ना कि 50 किमीएस, अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, ना कि 8 सेंटीमीटर्स। मतलब कि इसमें बताया गया है। हम इंग्लिश में क्या सोचते हैं ज़्यादातर कि अगर कुछ लिखते हैं, अगर वस्तु एक से ज़्यादा है तो एस लगा देते हैं, है ना। लेकिन दूरी को एक वचन में ही लिखते हैं, मतलब उसमें एस नहीं लगाते। अगर आप सोचो कि 50 किलोमीटर लिखना है तो 50 किलोमीटर से लिखते हैं, एस लगा दें किलोमीटर नहीं, ऐसा नहीं करते। ठीक है। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। एक सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है? जोर से 2001 को करने में लगा समय लगभग 1 सेकंड होता है। देखो, हम समय को व्यक्त करते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। जैसे
अगर कोई हमसे अपनी उम्र पूछे, हम क्या बताएंगे? वर्षों में बताएंगे कि हम कितने साल के हुए। अगर कोई पूछे कि हमें स्कूल जाने में कितना समय लगा, तो हमें तो नहीं कहेंगे कि हम साल लग गए, कितने साल लगे। हम बताएंगे उसको मिनट या घंटे में कि हमें कितने मिनट लगे। एक सेकेंड का समय कितना होता है? हम जोर से अगर 2001 बोलें, जितना समय हमको 2001 बोलने में लगता है, उतना ही समय एक सेकेंड के बराबर होता है लगभग। 2001 से 2010 तक जोर जोर से गिनकर आप इसका सत्यापन कर सकते हैं। इसी सामान्य स्वास्थ्य युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी एक मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकेंड में 12 बार स्पंदन करती है, धड़कती है। बच्चों में यह दर कुछ अधिक हो सकती है। जब लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी, तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापन के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण हैं। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न डिजाइन बनाए गए हैं। देखो, क्या बोलते हैं? जंतर मंतर, नई दिल्ली में धूप घड़ी, वेधशाला, समय मापन की प्राचीन विधियाँ। इसमें क्या, धूप घड़ी की जैसे सूर्य के प्रकाश की वो आई पड़ेगा, इसमें इसकी परछाई बनेगी, उसी हिसाब से समय मापन किया जाता हुआ। ये रेत घड़ी, इसमें रेत भरी है और जिसमें टाइमिंग होती होगी कि रेत को कितने टाइम में नीचे आएगी। ये जल घड़ी है। इसमें क्या होता होगा, किसी पात्र में एक बड़े से बर्तन में पानी भरा होता होगा और किसी छोटे पात्र में एक छेद कर दिया जाता होगा, तो उसमें धीरे धीरे पानी आता होगा। जब वो पूरा बर्तन डूब जाता होगा छोटा वाला, उससे समय का निर्धारण किया जाता होगा। जैसे अभी की टाइम घड़ी के हिसाब से, जैसे अभी टाइमर लगाते थे अपन इतना मिनट के, उसी प्रकार की घड़ी और जल घड़ी होती होगी। बूझो, यह जानने के लिए उत्सुक है कि एक दिन में कितने सेकंड तथा एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं? क्या आप इसकी सहायता कर सकते हैं? हाँ भाई, आप लोग गुणा करना। जानने के लिए उत्सुक है कि एक दिन में कितने सेकंड होते हैं। देखो भाई, एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं, तो 24 को आप करना 60 से गुणा, और क्या हम होगा, 24 गुणे 60, आपको मिनट मिल जाएंगे। और फिर 24 गुणे 60 गुणे 60 से गुणा करेंगे आप, तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल सेकंड मिल जाएंगे। आप एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं? इसका जवाब क्या होगा बूझो के लिए? आप एक साल में 365 समानता, अगर समान वर्ष में लिखा जाए, कल लीप ईयर में देखा जाएगा, लीप वर्ष में, तो 366 दिन होते हैं। तो समान वर्ष में 365 दिन। लीप ईयर कौन सी होती है? अगर आपको पूछे कोई लीप ईयर किस साल में पड़ेगी, तो आप उस सन में 4 का भाग देना। जो जिस सन में 4 का भाग चला जाएगा, उस सन में लीप ईयर होगी, अर्थात फरवरी 29 दिन की होगी। बाकी वर्षों में 28 दिन की होती है फरवरी। तो लीप ईयर जैसे 2024 में था, 28 में होगा, 2032 में होगा, है ना। तो समान वर्ष में दिनों घंटों की संख्या कितनी होगी? 365 गुणे 24, साल में इतने घंटे हो जाएंगे। 365 टोटल दिन, और एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। समान वर्ष में, अगर लीप वर्ष में पूछा तो 366 गुणे 24। आप पढ़ते हैं नीले डिब्बे। इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी है कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है।
आपने सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज स्पंद की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किया। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक स्वयं एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस परीक्षण ने दोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां दोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थी। देखो भैया, जैसे क्या होता है, ये जो होता है टाइम पीरियड मान लो, तो क्या होता है 2 पाई अंडर रूट LY जी, इसका वो होता है, क्या होता है इसमें जो आवर्तकाल होता है इस पर वो निर्भर करता है, लोलक की रस्सी की लंबाई होती है उस पर निर्भर करता है, ना कि इस पर लोलक का वजन कितना है, लकड़ी का है या लोहे का। लेकिन हाँ थोड़ा बहुत पड़ता होगा क्योंकि घर्षण की वजह से वायुमंडल में जब हवा होती है उसमें घर्षण पड़ता होगा तो थोड़ा बहुत पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर एल पर डिपेंड, उसकी लोलक की रस्सी पर डिपेंड करता है। इस विषय में आप कक्षा 9 या 11 में पढ़ेंगे इसको, अभी ज़्यादा लोड मत लेना, आगे की चीज़ें हैं। चाल मापन, समय तथा दूरियां कैसे मापें, यह सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब लोलक वाली घड़ी नहीं थी तब समय कैसे मापा जाता था। आइए फास्ट के अनुविश गति आइए फास्ट के अनुविश गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करें। क्रियाकलाप 9.3 चाक के एक जोड़ अथवा चूने से फास्ट पर एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो। अब मित्र से कहिए कि वह फास्ट के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों बार समय नोट कीजिए। गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है, जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी से दोहराएं तथा सभी मापों को सारणी 9.3 में लिखिए। प्रत्येक समूह के पाठ्यांकों से गेंद की चाल परिकलित कीजिए। क्या आप अपने चलने अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्र की चाल से करना चाहेंगे? इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की आवश्यकता होगी। तब आप सभी इस दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसकी चाल सबसे अधिक है। सारणी 9.4 में कुछ जीवों की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है।
आप स्वयं उनकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में परिकलित कर सकते हैं। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रमोचित करने वाले रॉकेट या 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। नहीं भैया, इसमें 8 किलोमीटर प्रति सेकंड गलत लिखा है शायद। जो पृथ्वी से जो रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है उपग्रह को स्थापित करने या किसी भी जब वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल से तभी निकल पाता है जब उसकी मिनिमम वेलोसिटी नहीं, हाँ वेलोसिटी है सर, दे नहीं, इसमें वो होता है एक्सेलरेशन, त्वरण होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसके विपरीत कछुआ केवल 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से चल सकता है। क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं कि कछुए की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुना है? यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। आपको केवल चाल को समय से गुणा ही करना होगा। इस प्रकार चली गई दूरी बराबर क्या होती है? चाल गुणे समय। चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय। आप यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूरी को कितने समय में तय करेगी। लिया गया समय बराबर दूरी बटे चाल। आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर एक बूझो यह जानना चाहता है कि क्या कोई ऐसी युक्ति है जो चाल मापती है? हाँ भाई, बूझो पढ़ेंगे उसके बारे में, देखो पढ़ते हैं। आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर एक मीटर लगा हुआ देखा होगा। इसी प्रकार कारों, बसों अथवा अन्य वाहनों के डैशबोर्डों पर मीटर देखे जा सकते हैं। चित्र 9.7 में किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए इनमें से किसी एक मीटर की एक कोने पर किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है। इसे चाल मापी स्पीडोमीटर कहते हैं। इससे सीधे ही किलोमीटर प्रति घंटा में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथमापी कहते हैं। ओडोमीटर देखो, जो वाहन में 2 प्रकार के मीटर लगे थे, एक स्पीडोमीटर चाल मापी जिससे हम वाहन की चाल मापते हैं कि हमारी मोटरसाइकिल या बस या कार किस स्पीड से जा रही है। कभी 50 की स्पीड से चलती, कभी 60 की, कभी 70 की, कभी 75, 80 इस प्रकार से चलती रहती है। मतलब बीच 50 से 60 के बीच में भी हो सकती है। मतलब कहने का मतलब कुछ भी हो सकता है कि 50, 60, 80 ऐसा भी हो सकता है ना। और एक होता है पथ मापी जो बताता है रीडिंग कि हमारी गाड़ी अभी तक कितने किलोमीटर चल रही है। आइए अब नीले डिब्बों के बारे में पढ़ें क्या लिखा है। सामान्यतः उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल 1 सेकंड है। तथापि अब ऐसी विशिष्ट घड़ियां उपलब्ध हैं जो 1 सेकंड से छोटे समय अंतरालों को माप सकती हैं। इनमें से कुछ घड़ियां 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि 1 अरबवें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। आपने माइक्रो सेकंड
तथा नैनो सेकंड जैसे शब्द सुने होंगे। एक माइक्रो सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। एक माइक्रो सेकंड सेकंड का 10 लाखवां भाग होता है। एक नैनो सेकंड सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है। इतने छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियां मापती हैं, उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का उपयोग होता है, वे सेकंड के 10वें अथवा 100वें भाग तक ये समय अंतराल माप सकती हैं। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समयों को शताब्दियों तथा सहस्राब्दियों में व्यक्त किया जाता है। तारों तथा ग्रहों की आयु को प्रायः अरबों वर्षों में व्यक्त किया जाता है। क्या आप उन काल अंतरालों के परास की कल्पना कर सकते हैं जिनसे हमें व्यवहार करना पड़ता है? अब देखो, कुछ जंतुओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्रतम चाल। देखो, सबसे ज़्यादा किसकी होती? बाज की, 320 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर चीते की 112 किलोमीटर। ब्लूफिश 40 से 46 किलोमीटर। खरगोश 56, काफी होता है भाई। गिलहरी 19 किलोमीटर प्रति घंटा। घरेलू चूहा 11 किलोमीटर प्रति घंटा। मानव 40 किलोमीटर प्रति घंटा। भीमकाय कछुआ 0.27 लगभग 0.27 किलोमीटर प्रति घंटा। और घोंघा 0.05। विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहेली ने यह निश्चित किया कि वह यात्रा समाप्त होने तक हर समय 30 मिनट के पश्चात बस के पथनुमापी का पाठ्यांक अपनी नोटबुक पर लिखेगी। इसके पश्चात उसने अपने पाठ्यांक 9.5 में लिखी। अब देखो, ये समय दूरी ग्राफ बहुत चीज़ें, इन्हें आप अब सभी लोग अपने हिसाब से पढ़ना और फिर जो इसमें समझ ना आए वो कमेंट में जरूर बताना, मैं उसको जवाब दूंगा। ठीक है, तो अधूरा ही मुझे कंप्लीट करना पड़ रहा है।